हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा। और फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं घटना चक्र की बुक से हिंदी साहित्य का इतिहास। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा EMRS का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और इसके बाद TGT का एग्ज़ाम भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी होगा, यानी जनवरी में ही करा दिया जाएगा। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम आदिकाल को देखेंगे, हम टॉपिक वाइज देखेंगे फ्रेंड। हम बुक को कोशिश करेंगे कि पूरी हो। और हमारे जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें। और इसके पहले, और जो टॉपिक वाइज बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, दृष्टि पुस्तक सीरीज पूरी इसी चैनल पर अपलोड वीडियो मिलेंगी। जो भी पढ़ चुके हैं या रिवीजन करना चाहते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से है वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम घटना चक्र की बुक से देखते हैं। और इस बुक की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये प्रश्न जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो TGT हो, KVS हो, NBS हो, आश्रम पद्धति का एग्जाम हो या GIC परीक्षा में कोई जो प्रश्न पूछे गए थे, तो उन सभी का समावेश है। तो इससे क्लियर हो जाता है और एक एक प्रश्न का डिटेल भी है इस प्रश्न में, इन प्रश्नों में फ्रेंड। तो देखिए आप लोग, ये बहुत ही बेनिफिट रहेगी हमारे लिए क्लास। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? ऑप्शन है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्ताशी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो फ्रेंड, ऑप्शन क्लियर ही है, आपको दिखाई भी दे रहा है। तो सूत्रपात किसने किया? तो गार्सा दत्ताशी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आप देख भी रहे हैं कि ये 2002 TGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और आइए इसी प्रश्न का हम डिटेल्स देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सा दत्ताशी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लेक्चर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा और इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णाक्रम अनुसार दिया। और इसका प्रथम भाग सन 1939 इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और हम महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं फ्रेंड, और महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो हमने जाना फ्रेंड कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गार्सा दत्ताशी ने किया। और इसका प्रथम भाग किस सन में? 1839 में। और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 2 भाग हुए। और अन्य बातें क्या है? 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से, मतलब किस नाम से? इतिहास ना होते हुए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। और इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये सब जो बातें थी, 1839 में प्रथम भाग और 1847 में द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। और इसी से रिलेटेड क्या है कि 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कौन सा ग्रंथ इनका प्रकाशित हुआ? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। और इसका नाम सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में। और आगे देखेंगे फ्रेंड, हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर वही है, गार्सा दत्ताशी ने। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए प्रकाशन किस भाषा में हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रकाशन किस भाषा में हुआ था फ्रेंड? तो फ्रेंच भाषा में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये NBS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न वही है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो अधिकतर क्वेश्चन जो रिपीटेड हुए हैं उसको मैं ऐसे ही विदाउट चारों ऑप्शन पढ़े ही क्लियर कर रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा दत्ताशी किसके विद्वान थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजी के थे, फ्रांसीसी के थे, स्पेनिश के थे या जर्मन के थे? तो फ्रेंड, ये फ्रांसीसी के थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का क्या नाम है?
फिर वही बात दोहराई गई है, रिपीट हुई है। गार्शा दताशी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? और इसके पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कालक्रम के अनुसार वर्णा अनुक्रम पद्धति किसने दिया है, तो फ्रेंड ये भी गार्शा दताशी ने दिया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ली जाए कि वर्णा अनुक्रम पद्धति में किसने हिंदी साहित्य के इतिहास का सूत्रपात किया है, तो गार्शा दताशी रहेंगे इसके। सॉरी, ये तासी नहीं रहेंगे फ्रेंड, ग्रियर्सन रहेंगे। आई थिंक ग्रियर्सन नहीं, ठीक है, करेक्ट है। ओके, देखिए तो कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है शिव सिंह सरोज है, इस्तवार द लेत्युर हिंदुस्तानी है, या तस्किरा एश्वरा हिंदी है, या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। तो फ्रेंड द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, और ये कालक्रम अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। आपसे क्लियरली पूछा गया है, स्पष्ट है एकदम कि कालक्रम के अनुसार पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, इस्तवार द लेत्युर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। और हमारे ऑप्शन है गार्शा दताशी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, या विलियम वर्डवर्थ। तो इस्तवार द लेत्युर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है फ्रेंड? तो गार्शा दताशी, और इन्होंने प्रथम बार सूत्रपात भी किया लेखन परंपरा का। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन है जोशुआ केटलर, या किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, या कामता प्रसाद गुरु। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जोशुआ केटलर है। अब फ्रेंड हम जोशुआ केटलर के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर हैं। डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनाकर ये भारत में आए थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वे डच पुर्तगाली कौन थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के दौरान भारत में राजदूत बनकर आए थे, तो वो फ्रेंड जोशुआ केटलर ही थे। ठीक है, उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी ग्रामर किसने लिखा है? जोहान्स जोशुआ केटलर ने, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई, और इस ग्रामर की रचना डच भाषा में लिखी गई। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। ठीक है, तो किसने अपनी पुस्तक में संक्षिप्त परिचय दिया इन लेखकों का? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। और किस ग्रंथ में दिया? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, आगे क्या है? सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। आपसे पूछा जाए ब्रजभाषा व्याकरण किसका है, तो ये किशोरी दास वाजपेयी का है। और इसी के साथ व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी में, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, और हिंदी निरुक्ति 1949 में, हिंदी शब्दा अनुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। तो पहले तो क्या हुआ? पहले जोहान्स जोशुआ केटलर ये डच पुर्तगाली थे, पुर्तगाल से आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ये राजदूत बनाकर भारत में भेजे गए थे, और इन्होंने देशवासियों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए अपनी सुविधा अनुसार एक हिंदुस्तानी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी, जो कब लिखी? तो 1715 के आसपास लिखी। और इस ग्रामर की रचना किस भाषा में की गई? तो डच भाषा में की गई। और इसी का अपने ग्रंथ में डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा और लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। ठीक है, और सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी जी आते हैं, और ये ब्रजभाषा व्याकरण इनका प्रकाशित होता है एक ग्रंथ। और इस व्याकरण ग्रंथ के साथ साथ लेखन में एक नई चेतना का संचार होता है, और इसके बाद अन्य पुस्तक भी ये लेकर आते हैं। तो वाजपेयी जी का है अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण, और हिंदी निरुक्ति, और हिंदी शब्दानुशासन ये प्रकाशित हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शंस है शिव सिंह चिंगर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, या मिश्र बंधु।
तो व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और आइए देखते हैं इन्होंने व्यवस्थित कैसे किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए सन भी है, 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया तथा जिससे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। ठीक है, हमने क्या जाना कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो सूत्रपात तो गार्षा दत्ताशी ने कर दिया, 2 भागों में किया था। ठीक, और उसके बाद व्यवस्थित क्रम देने का प्रयास किसने किया? व्यवस्थित रूप देने का काम किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और किसकी भूमिका में दिया? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया। ठीक है, आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। सूत्रपात तो किसने कर दिया? शुरुआत किसने कर दिया? गार्षा दत्ताशी ने। व्यवस्थित किसने कर दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो हम देख तो चुके ही इसे, लेकिन फिर भी, तो हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस रूप या किस कृति में लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह लिखा गया इतिहास ग्रंथ है फ्रेंड, और ये 1929 ईस्वी में लिखा गया। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष वही है 1929 ईस्वी, और ये प्रश्न बना हुआ है पीजीटी परीक्षा 2015 में। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। ये भी प्रश्न वही है, घुमा फिरा के पूछा गया है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में या भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो ऑप्शन है हमारे राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य की आलोचना का इतिहास, या गणपत चंद्र कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, या ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, या ऑप्शन डी है शिवसेंगर कृत शिवसिंह सरोज। तो ये सारे जो लेखक हैं एकदम करेक्ट ग्रंथ है इनके सामने, एकदम करेक्ट है, परंतु पूछा गया किसकी भूमिका में लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है इसका। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। और प्रश्न है हमारा शिव सिंह सरोज का रचना काल पूछा गया है फ्रेंड। तो रचना काल है, ऑप्शन है 1833 या 1830, 1836 या 1840। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? तो 1833, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। देखिए थोड़ा डिटेल इसके बारे में। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1800, ये देखिए इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये मैंने 33 पढ़ दिया है, इसमें 1883, इसको 8 बना लीजिएगा आप, 8 समझिएगा, क्योंकि इसका रचना काल 1883 भी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए, अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी उत्तर भी करेक्ट नहीं होता है फ्रेंड, और वही प्रश्न विवादित हो जाता है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन है पादरी F.E.K, या पादरी एडविन ग्रीव्स, या गार्षा दत्ताशी, या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप ये समझ लीजिएगा स्केच कहाँ लगता है, तो किस में लगता है? ग्रीव्स कहाँ लगता है, तो स्केच में लगता है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। पादरी F.E.K द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न वही है, रिपीट है। द ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी का अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, या राम कुमार वर्मा ने, लक्ष्मी सागर वासड़े ने, या डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक, अनुवाद देखिए ये ग्रंथ किसका है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये ग्रंथ अगर आपसे पूछ ले कि ये ग्रंथ किसका है फ्रेंड, तो आप क्या बताएंगे? तो ये ग्रंथ तो फ्रेंड जॉर्ज ग्रियर्सन का है, परंतु इसका अनुवाद किसने कर दिया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। इसको आप याद रखिएगा। और अब हम इसके डिटेल में जानते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।
ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। अच्छा, किस नाम से किया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से भी किया था, इसको भी याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण तथ्य है, किशोरीलाल गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1916 ईस्वी भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये पंडित विश्वनाथ मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। गुप्त जी को बिंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति कौन सी है? तो सूर सागर की टीका, जो 4 खंडों में है। तो आप किशोरीलाल गुप्त के बारे में जान लिए कि ये कहाँ के थे। तो भदोही जिले के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1916 में और ये पंडित विश्वनाथ मिश्र के शिष्य थे। और इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बिंध्य गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुआ था इनका ग्रंथ। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति कौन सी है? तो सूर सागर की टीका है फ्रेंड, जो 4 खंडों में है। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न पर। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? और ऑप्शंस है इस्तवार द लेत्तुर हिंदुस्तानी, या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो फ्रेंड, तो किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था? तो इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी में किया था। किस में किया था? हिंदी में किया था। ठीक, और नाम क्या दे दिया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ये तो आप जान ही रहे हैं। और ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका ग्रंथ है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जिसको जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको परफेक्टली लर्न हो जाए, बस यही मुद्दा है और कुछ नहीं। क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं, जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमें जो चीज़ें बार बार लर्न हो जाती है तो उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जिसको लर्न हो गया उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं लर्न हुआ तो उसके लिए बार बार रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम जान चुके हैं आप। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल का विभाजन मिलता है? तो ऑप्शन है फ्रेंड, शिव सिंह सेंगर, या महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, या जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसके बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने आदिकाल की सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। तो सूत्रपात किसने किया है? प्रथम बार सूत्रपात गाडसादा ताशी ने, और व्यवस्थित क्रम किसने दे दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। अब यहाँ पर देखिए काल क्रम का प्रथम बार विभाजन करने वाले या प्रथम इतिहासकार कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। चारों बातें क्लियर हो गई होंगी आई होप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम को सर्वाधिक उपयोग किया है? मतलब ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने काल विभाजन करते समय कवियों के नाम सर्वाधिक बार लिए हैं, ज्यादा बार लिए हैं? तो ऑप्शन है फ्रेंड, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध, या श्याम सुंदर दास। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, मिश्र बंधु। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्रबंधुओं ने अपनी कृति मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसमें 800 से भी अधिक काल खंडों में विभक्त किया गया है। 800 नहीं, 8 है फ्रेंड, ओनली 8। ठीक, तो जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया, 5000 कवियों को स्थान दिया गया, और इस प्रकार मिश्रबंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मिश्रबंधु। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या है? ठीक, तो 3 लोगों ने मिलकर इस ग्रंथ को रचा था। तो कौन कौन है फ्रेंड?
ऑप्शन ए श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन सी गणेश बिहारी मिश्र या श्याम बिहारी मिश्र या राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन डी है गणेश बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र या राम बिहारी मिश्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी। तो गणेश श्याम सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव 3 लोग थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं अगर आपसे पूछा जाए तो 4 भाग हैं फ्रेंड। प्रथम भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है। तो प्रथम जो 3 आया तो 3 से आप समझ लीजिएगा 13 और चौथा भाग 34 में। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ फ्रेंड? तो 1934। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी वही है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? तो 4 भाग में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मिश्र बंधु विनोद ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की? तो परिवर्तन काल की समय सीमा भी निर्धारित किया था मिश्र बंधु विनोद ने, और ये क्या सीमा थी? तो ऑप्शन है 1890 से विक्रम संवत 1925 ईस्वी, संवत 1791 से संवत 1889 ईस्वी, या संवत 1890 से संवत 1925 ईस्वी 25 विक्रम संवत, या संवत 1791 ईस्वी संवत से 1889। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1890 विक्रम संवत से 1925, 1890 विक्रम संवत से 1925। ठीक, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने मतलब गणेश श्याम सुखदेव तीनों ने, ठीक, तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार है। ऑप्शन नहीं है। प्रारंभिक काल का समय क्या था? तो 700 से 1400 विक्रमी संवत तक। माध्यमिक काल का समय क्या था? तो 1445 से 1660 विक्रम संवत तक। अलंकृत काल, ये पूछा जाता है, अलंकृत काल का नाम किसने दिया है? अलंकृत काल का समय भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अलंकृत काल 1681 ईस्वी से 1889। और परिवर्तन काल, ये देखिए जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, परिवर्तन काल तो किसी भी काल का समय पूछा जा सकता है, इन सबको याद करना है आपको। तो परिवर्तन काल का समय 1890 से 1925 विक्रम संवत तक, ठीक, और वर्तमान काल का 1926, 25 परिवर्तन और वर्तमान 26 से अब तक। आगे देखेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो ऑप्शन है 1850 से 85, या 1897 से 1900 ईस्वी, या 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, या 1800 से 1850 ईस्वी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1868 से 1893 ईस्वी। ठीक, प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी। और विस्तृत जानकारी लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 संवत, यानी अगर सन में संवत में पूछ लिया जाए, ये ईस्वी में है, अगर संवत में पूछा जाए तो 1925 से 1950 तक। और द्वितीय उत्थान का समय 1893, देखिए 68 में पहला आया और 93 उसका समय रहा, तो 1893 से 1918। और तृतीय उत्थान द्वितीय ही है, सॉरी, तो इसका भी संवत फ्रेंड 1950 से 1975 तक तय किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी को गद्य से परिमार्जित करते हुए बहुत ही सरल और मधुर स्वच्छंद रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे ही वर्तमान हिंदी के गद्य प्रवर्तक माने गए। तो वर्तमान हिंदी के गद्य प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की। तो प्रथम अवधि क्या थी फ्रेंड? 1925 से 50 विक्रम संवत तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना? तो 1893 से 1918 ईस्वी। पहला कितना माना था? प्रथम उत्थान 1968 से 1993 ईस्वी, और दूसरा फ्रेंड 1993 से 1918 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो
1867 में या 1850 में, 1885 में, 1893 में? तो 1893 में ही। और यही द्वितीय उत्थान का समय भी माना जाता है रामचंद्र शुक्ल के। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने की। नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी की उन्नति एवं प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। तो अग्रणी संस्था में कौन है? नागरी प्रचारणी सभा, देवनागरी लिपि इसके प्रचार प्रसार में अग्रणी रही। और संस्थान पूछे या सभा पूछे तो काशी नागरी प्रचारणी सभा, स्थापना 1893 श्याम सुंदर दास ने किया था। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1895, 1893, 1898 या 1890। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1893। आगे भी वही क्वेश्चन है, रिपीट है, ये देख लेते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था? ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, या इंडियन प्रेस ने, राष्ट्रभाषा परिषद ने, या नागरी प्रचारणी सभा ने। हम देख के आ रहे हैं तो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर, नागरी प्रचारणी सभा। और स्थापना वर्ष 1893 है इसका। किसने किया था इसका संपादन, किसने किया था? तो श्याम सुंदर दास ने किया था। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, या राम नारायण गुप्त, या रामचंद्र वर्मा, या ठाकुर शिव कुमार सिंह। और ये 2012 में जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रामचंद्र वर्मा नहीं थे। नागरी प्रचारणी की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का मुख्य योगदान रहा है। अगला है, आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे और ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का एक आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण किया। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। ठीक, आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है विक्रम संवत 1800 या 1800 ईस्वी, या 1798 ईस्वी, या 1802 ईस्वी। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो फ्रेंड 1800 ईस्वी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड बेले जेली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति पे 10 जुलाई 1800 को मार्क साहब बेलेजली ने की थी। किसने किया था? तो मार्क साहब बेलेजली ने किया था। और गिलक्राइस्ट उनके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों और लल्लू लाल एवं सधर मिश्र को नियुक्त किया था। तो दो भाषा के लिए इन्होंने भाषा शिक्षण के लिए किसको नियुक्त किया था? तो पंडित लल्लूलाल और सदर मिश्र को। अगर आपसे पूछ ले, प्रश्न बन गया, प्रश्न यही मिल जाएगा आपको। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न यही है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हम देख ही चुके, किस सन में? 1800 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए, इधर देखिए, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन रहे थे फ्रेंड? तो जॉन गिलक्राइस्ट रहे थे। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि इसके संस्थापक कौन नियुक्त किए गए थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, और इन्होंने मतलब हिंदी लैंग्वेज के लिए दो शिक्षक नियुक्त किए थे। शिक्षण के लिए दो शिक्षक नियुक्त किए थे। किसको किसको? तो पंडित लल्लूलाल और सदल मिश्र को। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी फ्रेंड? तो इनमें पूर्वीपन था। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब सदल मिश्र के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले में ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा और पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा
चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किसके समय से, किसके जमाने से माना है। तो अकबर के दरबारी कवि थे गंग। ठीक, अकबर के जमाने से माना है। अकबर के दरबारी कवि कौन थे? गंग। और किससे माना है, किस मतलब ग्रंथ से माना है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। ठीक, समय किसका रहा? अकबर का। और उनके दरबारी कवि थे गंग, उनकी की पुस्तक रही होगी या ग्रंथ रहा होगा चंद छंद वर्णन की महिमा, तो उसी से माना है। आगे देखेंगे अगले तथ्य को। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछ माफ कीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले फ्रेंड हिंदी के पहले गद्यकार कौन है, ठीक, तो सदल मिश्र हैं। अगर हिंदी के पूछ ले, ठीक, तो किसको लगाएंगे आप? सदल मिश्र को। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियां हैं, नाचकेतोपाख्यान, चंद्रावती। इसी का नाम भी चंद्रावती है। ठीक, या तो नाचकेतोपाख्यान देगा या चंद्रावती दे देगा, या दोनों दे देगा, तो आप समझ ही लीजिएगा। तो नाचकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी, रामचरित 1806 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। बाबू श्याम सुंदर दास ने तात्कालिक गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया। श्याम सुंदर दास ने किसका स्वीकार किया? तो सदल मिश्र का दूसरा स्थान। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है और इस भाषा में पंडिताऊपन व फारसी का प्रभाव है। इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदय भानचरित भी कहा जाता है और इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। तो ये थे तथ्य। ठीक है, क्लियर होंगे आपको, एकदम स्पष्ट है। आगे देखिए, लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ पूछा गया, तो कौन सा है? ऑप्शन है शकुंतला नाटक है, या प्रेम सागर है, सिंहासन बत्तीसी है, या बैताल 25 है। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रेम सागर है। आगे देखेंगे प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की है। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 बार रिपीट हुआ है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है फ्रेंड? तो लल्लू लाल है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टीजीटी, पीजीटी, आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा में 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और फिर से वही क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है फ्रेंड? तो कौन है? लल्लू लाल है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये भी 2 बार रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पोर्ट विलियम कॉलेज यानी कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो कौन थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सदल मिश्र थे। सदल मिश्र के साथ कौन थे? और लल्लू लाल थे, ये आप जानते हैं। आगे देखिए, इनमें से कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे या संबंधित थे, तो कौन थे? लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और अगला है, नाचकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और नाचकेतोपाख्यान का अभी हम नाम पढ़ के आ रहे हैं, दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रावती है। इसका भी आप याद रखिएगा। नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो फ्रेंड नाचकेतोपाख्यान है। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उदय भानचरित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, उदय भानचरित। देखिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 51 देखिए, उदय भानचरित के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल है। सुख सागर की रचना किसने की? तो सदा सुखलाल ने की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सुख सागर की रचना किसने की? तो सदा सुखलाल ने। और यह एक धार्मिक ग्रंथ है और इनके ग्रंथ में क्या है? पंडिताऊपन ज़्यादा है। ठीक है, पंडिताऊपन और फारसी शैली में इन्होंने ग्रंथ लिखा। आगे देखिए, सुख सागर का विषय क्या है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, शिव पुराण से प्रेरक प्रसंग है, या गीता से प्रेरक प्रसंग है, या विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। और यह भी पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते ही मुंशी सदा सुखराय नियाज नहीं, जिनके नाम से सुखसागर शीर्षक का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया। सुखसागर शीर्षक किसी ग्रंथ का रचयिता नहीं, अपितु सुखसागर इसका उपनाम है। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी के पदा अनुवाद किया। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुरासुर निर्णय जो निबंधात्मक रचना है, सज्जन दुर्जन का विवेचन है जिसमें, ठीक है, और वार्तिक
वार्तिक में बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का भाष्य है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन थे? और ये देखिए टीजीटी में पूछा गया था प्रश्न। किसमें पूछा गया था? टीजीटी में पूछा गया था। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये पीजीटी परीक्षा में 2021 में भी पूछा गया था। 2021 या 20 अभी जब पिछली बार हुआ था, कब हुआ था? शायद 21 में ही हुआ था। तो 21 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, मुझे पूरी तरह याद है। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल या रमाशंकर वाजपेयी या राम प्रसाद निरंजनी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है, राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संभवतः 1768 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1768 में। और इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी पुस्तक है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ माना है और इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। तो रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना? तो भाषा योग वशिष्ठ को। और यह सबसे पुरानी पुस्तक भी है और जिसमें गद्य का अपने परिष्कृत रूप में दिखता है। इसकी लिपि पूछ ली जाए तो गुरुमुखी लिपि से यह मिलती जुलती है और सन पूछ लिया जाए तो 1768। आगे देखेंगे योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो हम जान ही चुके, राम प्रसाद निरंजनी। अगला देखेंगे खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो प्रेम सागर है, ऑप्शन ए। सॉरी, देखिए फिर से देखिए प्रश्न को। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो इसमें नाच के तो उपाख्यान दिया है फ्रेंड, जो कि मुझे लग रहा है लल्लू लाल ही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। लेकिन देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आयोग ने इसे बी ऑप्शन माना है। ठीक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों शामिल थे, जो पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए थे। वहां सदल मिश्र ने 1803 में नाचकेत उपाख्यान की रचना की तथा 1805 में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतरण प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नाचकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका विकल्प बी को सही माना गया। इसको आप देख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है तो ऑप्शन ए ही, परंतु क्योंकि गए तो दोनों लोग साथ में ही थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में लल्लू लाल ही सही मिलता है। आगे देखिए गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन है फ्रेंड दलपत विजय या जटमल जलहड़ या नरपतनाल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जटमल। और अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था फ्रेंड? तो ऑप्शन सदल मिश्र है, भोलानाथ तिवारी है, लल्लू लाल है या हरदेव बाहरी है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सदल मिश्र है। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली का नामांकन हुआ। खड़ी बोली के नामांकन का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 में खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया? तो पहला प्रयोग किसने किया था? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए दोनों तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। खड़ी बोली में खड़ी शब्द अगर पूछ ले, खड़ी बोली में खड़ी शब्द पूछ ले तो किसने किया था? सदल मिश्र ने किया था। अगर आपसे पूछ ले खड़ी बोली, सिर्फ खड़ी बोली, यहाँ खड़ी नहीं आएगा, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? जॉन गिलक्राइस्ट। अगर आपसे पूछ ले खड़ी बोली में खड़ी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो आप सदल मिश्र को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये 60 नंबर प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राजा लक्ष्मण और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, या राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और 2001 पर टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो
फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों में बोझिल कर दिया और इस खेमे का नेतृत्व कर रहे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी और इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्रोय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। अगला प्रश्न देखिए, और ये अब वर्तमान युग में पूछा जाने वाला प्रश्न आ गया। हिंदी गद्यकार के प्रथम गद्यकार कौन है? ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? तो भारतेंदु को माने हैं, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, कंफ्यूजन रहता है। तो ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट या लल्लूलाल या भारतेंदु हरिश्चंद या राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लल्लूलाल। ठीक, तो फ्रेंड ये रहे हमने हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर दिया। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास हमने कंप्लीट कर दिया। अब कल हम देखेंगे आदिकाल से प्रश्न को, आदिकाल की साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही, कल उसको भी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये पुराने प्रश्न है, इसको हमें एग्ज़ाम टाइम ज़रूर देखना है। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू अगेन।